बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गौरी कवि आम के पेड़ पर पत्थर पे पत्थर मारे जा रही थी। गौरी ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर ही जाऊंगी। गौरी कवि फिर से पत्थर चलाती है। पत्थर वापस आकर गौरी कवि के पंख पर लग जाता है। मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है। कबूतर वहाँ से उड़ता भी जा रहा था। गौरी कवि को घायल देखकर वो जल्दी जल्दी कालू कौवे के पास जाता है। कालू, तुम्हारी पत्नी गौरी कवि का पंख घायल हो गया है। कहाँ, कब, क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, वो बड़े आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो पत्थर वापस आकर उसके पंख पर लग गया। कालू कौवा वहाँ से तुरंत भागता है। क्यों इतना लालच करती हो? हर समय क्यों पके हुए फलों के पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो? कालूपति जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक पत्थर मेरे पंख पे लगा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, किसी न किसी तरह मुझे घर ले चलो। कौवा चिड़िया को बुलाता है। कौवा और चिड़िया किसी न किसी तरह गौरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गौरी, पर तुम कौन सा किसी की बात को सुनती हो? बस चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी न किसी तरह गौरी को दूसरे जंगल ले जाना होगा। वहाँ बुलबुल डॉक्टर ही इसके पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतनी दूर तक इसे कौन उठा कर ले जाएगा? मैं सब पक्षियों को जाकर बता देती हूँ, हम सब मिलकर गौरी को बारी बारी उठा लेंगे। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर, गौरी का पंख घायल हो गया है और गौरी को दूसरे जंगल लेकर जाना है। ये काम हम सब पक्षी मिलकर करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, गौरी ने कल मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर हम समय पर बुलबुल वैद्य जी के पास ना गए तो गौरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम तोते को भी बता दो। फिर चिड़िया तुरंत उड़कर तोते के पास जाती है। वो तोते को भी सारी बात बता देती है। अगले दिन सुबह सवेरे सब पक्षी गौरी कवि को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले इसे मैं उठाता हूँ, मेरे बाद चिड़िया तुम उठाना इसको। कालू, मेरा सुंदर पति, मुझे ध्यान से उठाना, कहीं मुझे गिरा ही न देना। ऊंचे आसमान से गिरकर कहीं मेरा दूसरा पंख ही ना टूट जाए। कौवा गौरी की टोकरी उठाता है। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कौवा आगे आगे, बाकी सारे पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी ही दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत ज्यादा है। ये सारे पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा ना इसका। जो मर्जी कह लो कबूतर, बोलो, बातें कर लो, तुम्हें पता है ना कि आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। फिर चिड़िया गौरी कवि की टोकरी उठाती है। सफर फिर से शुरू हो जाता है। चिड़िया के बाद गौरी कवि की टोकरी कबूतर उठाता है। बार बार उठने के बाद गौरी कवि को तो फजा में मजा ही आने लग गया था। गौरी कवि का तो अब डर खौफ सब खत्म हो गया था। ऐसे तो उड़ने का बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत और ना ही थकने का डर। काश ऐसा हो कि सारे पक्षी मुझे बारी बारी जंगल की रोजाना सैर करवा दिया करें। गौरी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। आखिर पक्षी गौरी कवि को बुलबुल वैद्य जी के पास ले ही आते हैं। बुलबुल वैद्य जी गौरी कवि का पंख चेक करती है। इसका पंख तो बहुत घायल है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाम तक ऑपरेशन करूंगी। इसके शरीर में खून की बहुत कमी है। ऐसा करो कि इसे अच्छे अच्छे मीठे रस रसीले फल खिलाओ ताकि इसका खून बने और फिर मैं इसका ऑपरेशन कर दूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। गौरी कालू की तरफ घूर कर देखती है। कालू कौवा चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ।
और मैं अनार का जूस लेकर आता हूँ। कहते हैं अनार के जूस से खून बनता है। मेरी पत्नी गौरी को आलू पालक बहुत पसंद है। मैं इसके लिए आलू पालक की सब्जी लेकर आता हूँ। और मैं इसके लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आता हूँ। सब पक्षी गौरी के लिए मीठी और तरह तरह की चीजें लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया मीठा फल लाती है। गौरी कभी मजे मजे से खाने लगती है। कालू कौवा आलू पालक की सब्जी लाता है। मिठू तोता लाल रंग का अमरूद लेकर आता है और कबूतर उसके लिए अनार का जूस लाता है। गौरी कभी मजे ही कर रही थी। गौरी, ये पंख तुड़वाने का तो मजा ही अलग है। जो पक्षी मुझे अपने घोंसलों के आसपास नहीं भटकने देते थे, आज वो मेरी सेवा कर रहे हैं। गौरी खाए जा रही थी और ऐसा सोचे जा रही थी। शाम तक गौरी का खून पूरा हो जाता है। बुलबुल बैजी शाम को ही उसका ऑपरेट कर देती है। ऑपरेट की जगह पर गौरी कवि को पट्टी बांध दी जाती है। आप इसे जैसे ही लाए थे वैसे ही लेकर जाना, इसने उड़ना नहीं है। इसका पंख कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। वो पक्षी गौरी कवि को फिर से टोकरी में रखते हैं। वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। गौरी कवि घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। और मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरी, देख लो, हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है और तुम हो कि हमारे घोंसलों से ही भोजन चोरी कर लेती हो। मेरे सुंदर तोते, प्यारी चोंच वाले तोते भैया, मुझे अब एहसास हुआ है, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। बातें करने के बाद फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने गया हुआ था। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं जरा उड़ कर देखती हूँ, मेरा पंख ठीक भी हुआ है कि नहीं। गौरी उड़ने लगती है। अब तो वो अच्छे से उड़ रही थी। थोड़ा ही उड़ने के बाद गौरी कवि फिर से बैठ जाती है। गौरी कवि इधर उधर देखती है। मुझे कोई भी नहीं देख रहा। मैं उड़ तो सकती हूँ पर मैं उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही इतना अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गौरी कवि के लिए मीठा फल लाता है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी उसके लिए दाना लेकर आती है। गौरी, जब तक तुम्हारा पंख नहीं ठीक हो जाता, हम तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे दिया करेंगे। हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर गौरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया, मानना माँ, ये गौरी उड़ सकती है, पर ये उड़ती इसलिए नहीं कि इसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। शक तो इस गौरी की बच्ची पर मुझे भी है। फिर चिड़िया और कबूतर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। गौरी कवि मिठू तोते का लाया हुआ मीठा फल खाती है। फल तो खा लिया, अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। फिर गौरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लग जाती है। पीछे कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको। कबूतर के पंख में डंडा देखकर गौरी कवि तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। ये सब देखकर पक्षी हंसने लग जाते हैं। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने ही वाला था। इसीलिए रानो चिड़िया अपने सभी दोस्तों से कहती है, सुनो दोस्तों, जंगल में अब बारिश का मौसम आने ही वाला है, मगर अभी तक हमने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। इसीलिए मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश शुरू ना हो जाए। बारिश शुरू होने से पहले ही मेरे ख्याल से हमें अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश में हमें कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बात सुनकर सहमति जताते हुए सभी पक्षियों से कहता है, हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हम सभी को अपना घोंसला जल्द से
से जल्द तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी ही अपना घोंसला तैयार करना होगा। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे अरे रानो चिड़िया और भूरे भाई, तुम लोग इतनी जल्दी घर बनाओगे, मगर इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने में बहुत टाइम है। मैं तो अपना घर बाद में बनाऊंगा आराम से, अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं कालू भैया, मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और हमें अपना घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि हमें आगे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, मैं इन्हें आराम से घोंसला बनाने देता हूँ। जब ये घोंसला बना देंगे तब मैं इन्हें डरा धमका कर इनके घोंसले से भगा दूंगा। फिर मुझे बना बनाया घोंसला मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कालू कौवा ये बात मन ही मन सोच रहा था। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवे से कहता है, अरे ओ कालू कौवे, तो तुम हमारे साथ घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने चल रहे हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना अपना मजबूत घोंसला बना लो। मैं अपना घोंसला बाद में बना लूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, ये तो आपकी मर्जी है। चलो भूरे भैया, हम सब लकड़ियाँ इकट्ठी करने चलते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर लकड़ियाँ खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ते उड़ते उन्हें एक जगह पर लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ओ भूरे भैया, वो देखो नीचे कितनी मोटी मोटी और मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो हम इसे लेकर अपना मजबूत घोंसला तैयार करते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने अपने पंजों में लकड़ियों को लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया लकड़ी से अपना एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं। तभी थोड़ी देर में बादल गरजने लगता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर रानो चिड़िया भूरे चिड़े से कहती है, ये देखो भूरे चिड़े, अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अंदर बना दूंगी, मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी, कभी शीशे में पहचान नहीं पाओगे। ऐसे रानो चिड़िया उस मीठी कैंडी से कौवों को अच्छी सजा देती है।